दोस्तों, मायावती एक ऐसा नाम जिन्हें दलितों की देवी, द दलित लेडी और कई नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको मायावती की जिंदगी के कुछ ऐसे राज पता है जिन्हें सुनकर आप सब अपने दांतों तले अंगुली दबा लेंगे? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मायावती जी के जिंदगी से जुड़े ऐसे राज जो कोई नहीं जानता। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बचपन की तंग गलियों से लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली मायावती की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। और जब आप इन्हें सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि राजनीति सिर्फ मंच और भाषणों की दुनिया नहीं, बल्कि यह संघर्ष, त्याग और अदम्य इच्छा शक्ति की असली तस्वीर है। एक साधारण दलित परिवार में जन्मी मायावती के जीवन में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। घर में संसाधन कम थे, पढ़ाई के लिए किताबें तक जुटाना मुश्किल था। लेकिन मायावती में कुछ अलग करने का जुनून बचपन से ही था। बचपन में जब लोग उनसे पूछते थे कि बड़ी होकर क्या बनोगी, तो उनके होठों पर एक सीधी और मासूम सी मुस्कान होती और जवाब होता, अध्यापिका। उस समय राजनीति उनके लिए किसी दूर के सपने जैसी थी, क्योंकि मायावती का सारा ध्यान पढ़ाई और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी पर था। उन्होंने B.Ed और LLB तक की पढ़ाई पूरी की और शिक्षक बनने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। कई लोगों को लगता है कि नेता बनने की ख्वाहिश उनके मन में शुरू से रही होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति उनके प्लान में थी ही नहीं, बल्कि यह उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ पर आई। वो मोड़ आया एक पब्लिक मीटिंग में, जहां मायावती सिर्फ एक श्रोता बनकर गई थीं, लेकिन वहां बोलने का मौका मिलते ही उन्होंने अपनी बात इतनी दमदार तरीके से रखी कि वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। इसी भीड़ में मौजूद थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने मायावती को अलग बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर एक आग है, एक ताकत है जो तुम्हें राजनीति में लेकर जा सकती है, और अगर तुमने इस रास्ते को चुना तो एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगी। मायावती के लिए यह सुनना किसी सपने जैसा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसे सिर्फ एक तारीफ समझा। फिर भी यह शब्द उनके दिल में कहीं गहरे उतर गए और धीरे धीरे उन्होंने राजनीति के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। उन दिनों मायावती एक सरकारी नौकरी में थीं और उनकी सैलरी उनके लिए और परिवार के लिए बहुत मायने रखती थी। लेकिन जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम से मुलाकात की तो उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। कांशीराम ने उन्हें बताया कि उनकी पढ़ाई, बोलने की कला और जुझारूपन का इस्तेमाल अगर समाज के दबे कुचले लोगों के लिए किया जाए तो यह बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मायावती इस विचार से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी पूरी नौकरी की सैलरी पार्टी और समाज सेवा में लगानी शुरू कर दी। घर वालों ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने ताने मारे, लेकिन मायावती ने हार नहीं मानी। उनका कहना था कि अगर मैं अपने लोगों के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत सब बेकार है। धीरे धीरे मायावती का नाम यूपी की गलियों और गांवों में गूंजने लगा। उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी और लोग कहने लगे कि यह लड़की सिर्फ भाषण नहीं देती बल्कि दिल से बोलती है। मायावती ने राजनीति को केवल सत्ता पाने का जरिया नहीं बल्कि एक मिशन बनाया। उन्होंने खुद को पूरी तरह दलितों, पिछड़ों और गरीबों की आवाज बनाने में झोंक दिया। कई बार उन्हें मंच पर अपमान झेलना पड़ा, कई बार उनके भाषण के दौरान विरोधी नारे लगाए गए, लेकिन मायावती हर बार और मजबूत होकर लौटी। यह उनका पहला राज था, शिक्षक बनने के सपने से नेता बनने तक का सफर, जिसमें उन्होंने अपना निजी सपना त्याग कर समाज के लिए खुद को समर्पित किया। मायावती के जीवन का दूसरा बड़ा राज उस घटना से जुड़ा है जब चौधरी चरण सिंह की सलाह ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस एक मुलाकात ने उनके दिल में जो बीज बोया वह धीरे धीरे एक विशाल वटवृक्ष बन गया। अगर वह दिन न होता तो शायद मायावती आज राजनीति में होती ही नहीं। यह सुनकर आपको लग सकता है कि किस्मत ने उन्हें मंच दे दिया, लेकिन सच यह है कि उन्होंने उस मौके को पहचान कर उस पर काम किया।
मायावती ने खुद को निखारने के लिए घंटों तक भाषण लिखने और पढ़ने का अभ्यास किया। कांशीराम से मुलाकात के बाद मायावती के जीवन की रफ्तार बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं थीं, बल्कि एक मिशन की सिपाही बन चुकी थीं। उनके दिन का एक एक पल समाज के लिए समर्पित होने लगा। कई बार सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उनका कार्यक्रम भरा होता। कभी गांवों की गलियों में पैदल घूमना, कभी छोटे छोटे नुक्कड़ भाषण देना, तो कभी घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करना। मायावती का तरीका बिल्कुल अलग था। वो किसी नेता की तरह दूर से हाथ हिलाकर निकल जाने वाली नहीं थीं, बल्कि हर घर में बैठकर लोगों की बात सुनती और हल बताने की कोशिश करती। लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें आसान नहीं थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के मन में यह भरोसा जगाना कि एक दलित महिला भी राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। उस दौर में राजनीति में महिलाएं कम थीं और दलित महिलाएं तो गिनी चुनी ही दिखती थीं। मायावती के विरोधी बार बार यह प्रचार करते कि वह बस भीड़ जुटाने का चेहरा है, असली फैसले कोई और लेगा। लेकिन मायावती ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई का पूरा फायदा उठाया। कानून की पढ़ाई ने उन्हें यह सिखाया कि सत्ता में रहकर बदलाव कैसे लाया जाता है, और शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ने उन्हें यह कला दी कि भीड़ को कैसे जोड़ा और समझाया जाता है। पता जाता वाह, उनका दूसरा राज यहीं छिपा है। मायावती ने राजनीति को कभी सिर्फ भाषणबाजी नहीं समझा, बल्कि इसे एक पढ़ाई की तरह लिया। जैसे कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, वैसे ही उन्होंने चुनावों, लोगों की समस्याओं और विपक्ष की चालों का गहन अध्ययन किया। उनके पास अपने विरोधियों से पहले यह जानकारी होती कि किस इलाके में क्या मुद्दा है, कहां सड़क टूटी है, कहां स्कूल में टीचर नहीं आते, कहां पुलिस अत्याचार हो रहा है। वो इन मुद्दों पर खुलकर बोलती और यही बात लोगों को उनसे जोड़ती गई। कांशीराम भी मायावती के काम करने के अंदाज से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने साफ कह दिया था, ये लड़की एक दिन मुख्यमंत्री बनेगी। उस वक्त यह सुनना कई लोगों के लिए मजाक था, लेकिन मायावती के लिए यह भविष्य का लक्ष्य बन गया। उन्होंने अपनी रैलियों का दायरा बढ़ाया, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना शुरू किया। कई बार तो वो ऐसी जगह जाती जहां गाड़ी भी नहीं जाती थी और किलोमीटरों पैदल चलकर गांव में प्रवेश करती। यह देखकर लोग कहते, ये नेता है या हमारी बेटी। यही अपनापन उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी बन गया। मायावती की जिंदगी में एक और रोचक किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शुरुआती दौर में जब वो सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह राजनीति में आ गईं, तो उनके पास कोई स्थायी आमदनी नहीं थी। कई बार महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। जो भी थोड़ा बहुत था वही अपने कपड़ों, यात्रा और भाषणों के लिए इस्तेमाल करती। कई बार उन्होंने बसों में सफर किया, पैदल चलकर कार्यक्रम में पहुंची और कई बार तो रात गांव में ही ठहर गईं। आज भले ही वो सुरक्षा घेरे और चमचमाती गाड़ियों में नजर आती हों, लेकिन उस दौर में उनके संघर्ष की गहराई को सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने उन्हें नजदीक से देखा। उनकी जिंदगी का तीसरा राज यही है। मायावती ने कभी तड़क भड़क और शानो शौकत को अपनी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शुरू में ही ठान लिया था कि अगर उन्हें सत्ता मिलती है तो वह अपने समुदाय के युवाओं को यह भरोसा दिलाएंगी कि गरीबी कोई रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा हो सकती है। धीरे धीरे मायावती का नाम चुनावी पोस्टरों, बैनरों और दीवारों पर दिखने लगा। जहां पहले लोग उन्हें कांशीराम की टीम की लड़की कहते थे, अब वहीं लोग उन्हें बहन जी कहकर बुलाने लगे। यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी मायावती के समर्थक उन्हें मायावती या मैडम से ज्यादा बहन जी कहकर ही पुकारते हैं। इस नाम के पीछे भी एक भावनात्मक कहानी है। वो हर व्यक्ति से, चाहे महिला हो या पुरुष, बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करती। यही कारण है कि बहन जी उनके लिए सिर्फ एक संबोधन नहीं, बल्कि एक पहचान बन गया। मायावती के राजनीतिक सफर का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने खुद को सिर्फ एक कार्यकर्ता से आगे बढ़ाकर नेता साबित करने का ठान लिया। अब वो रैलियों में सिर्फ भीड़ लाने वाली नहीं थीं, बल्कि लोगों को ऐसा विश्वास दिलाने लगीं कि उनके पास असल में बदलाव लाने की ताकत है।
उनके भाषण अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आंकड़ों, उदाहरणों और ठोस योजनाओं से भरे होते। वो जानती थीं कि राजनीति में सिर्फ नारा देने से काम नहीं चलता, इसलिए उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। हर भाषण से पहले वो उस इलाके की समस्याओं की पूरी फाइल तैयार करती। मसलन, अगर उन्हें किसी जिले में जाना है तो वो पहले वहां के गांवों में पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल और सड़कों की स्थिति की जानकारी लेती। फिर जब मंच पर जाती तो सीधे मुद्दे पर चोट करती। यहां के स्कूल में 3 साल से हेडमास्टर की पोस्ट खाली है। आपके गांव में हैंडपंप खराब है और सरकार ने उसकी मरम्मत के लिए अब तक फंड जारी नहीं किया। लोग हैरान रह जाते कि एक नेता उनकी इतनी छोटी छोटी बात कैसे जानता है। यही उनकी चौथी ताकत बन गई, तैयारी में कोई कमी न छोड़ना। इस दौरान उनका पहनावा भी चर्चा का विषय बनने लगा। जहां बाकी नेता महंगे सूट, गहने और बड़े बड़े काफिले में घूमते, मायावती सादी सलवार कुर्ता और दुपट्टे में नजर आती। यह लुक भले ही साधारण था, लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए काफी था। कई बार महिलाएं उनके कपड़ों की सादगी देखकर उनसे जुड़ाव महसूस करतीं। वो कहतीं, हमारी बहन भी हमारी तरह रहती है, बस फर्क इतना है कि वो हमारे हक के लिए लड़ रही है। उनकी मेहनत का असर यह हुआ कि बीएसपी का जनाधार तेजी से बढ़ने लगा। मायावती ने अपनी राजनीति में एक और अनोखी चाल चली। उन्होंने सिर्फ दलित समाज पर फोकस नहीं किया, बल्कि पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और यहां तक कि गरीब सवर्णों तक को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। यह उनके करियर का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उनके विरोधी भी मानने लगे कि यह महिला सिर्फ जातिगत राजनीति नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक समीकरण तैयार कर रही है। एक बार का किस्सा है, किसी रैली में जब मंच पर उनका नाम पुकारा गया तो हजारों की भीड़ बेबी बहन जी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मंच के चारों ओर लोग बैठ गए और मायावती को सीधे उनके बीच खड़े होकर भाषण देना पड़ा। उन्होंने माइक उठाकर कहा, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या सिर्फ नारे लगाने आए हैं? भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया, मुख्यमंत्री। यह सुनकर मायावती ने साफ कहा, तो फिर मुझे सिर्फ नारे नहीं, आपके वोट चाहिए। यह सीधी, सख्त और ईमानदार बात सुनकर लोग उनके और भी दीवाने हो गए। लेकिन इस सफर में विरोधियों ने भी उन्हें तोड़ने की हर कोशिश की। कई बार उनके भाषण के दौरान माइक बंद कर दिया गया। कई बार रैली की इजाजत आखिरी वक्त पर रद्द कर दी गई, लेकिन मायावती ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समर्थकों को भी सिखाया, हमारे रास्ते में कांटे जरूर होंगे, लेकिन अगर हम ठान लें तो इन कांटों को फूल बना सकते हैं। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक पहचान इतनी मजबूत हो गई कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी कहने लगे, ये लड़की राजनीति का चेहरा बदल सकती है। कांशीराम भी अब खुले मंच से उन्हें अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने लगे थे। मायावती ने यह भरोसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अपने स्पष्ट विचारों और बिना समझौते की नीति से जीता। मायावती के राजनीतिक सफर में अब वो समय आ चुका था जब उन्हें मैदान में असली इम्तिहान देना था। कांशीराम की छत्रछाया में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब लोगों की नजरें उन पर टिक चुकी थीं। वो जानते थे कि जनता की उम्मीदें सिर्फ भाषणों से नहीं, काम से पूरी होंगी। पहला बड़ा चुनावी संग्राम उनके सामने था। विरोधी दल उन्हें कमजोर साबित करने में जुटे थे। टीवी चैनलों पर पैनल डिस्कशन होते, जिसमें उन्हें अनुभवहीन कहा जाता। अखबारों में उनके बारे में लिख दिया जाता कि ये सिर्फ कांशीराम की छाया हैं। लेकिन मायावती ने इन सब बातों पर ध्यान देने के बजाय अपना पूरा जोर जनता तक पहुंचने में लगा दिया। उन्होंने चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल दिया। उस दौर में बड़े बड़े काफिलों और महंगी रैलियों का चलन था, लेकिन मायावती ने गली गली, गांव गांव पैदल चलकर लोगों से मुलाकात शुरू की। कई जगह तो वो बिना किसी पूर्व सूचना के घर घर जाती, चाय पीती, बच्चों से बातें करती और बुजुर्गों की समस्याएं सुनती। इससे जनता को लगा कि ये नेता सिर्फ मंच से भाषण देने वाली नहीं, बल्कि हमारी तरह जमीन पर उतरकर बात करने वाली है। एक घटना ने तो उनके प्रति लोगों के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया।
एक गांव में सभा के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बाकी नेता और कार्यकर्ता टेंट के नीचे भाग गए, लेकिन मायावती उसी भीगते हुए मंच पर खड़ी रहीं और बोली, बारिश से डरकर घर में बैठने वाला नेता आपके दुख में क्या साथ देगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उस दिन लोग कहने लगे, हमारी नेता तो किसी से डरती ही नहीं। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वो वादे करने से ज्यादा सीधे समाधान बताती। अगर कोई सड़क टूटी है तो वो तुरंत वहां के अफसर को फोन कर काम शुरू कराने का आश्वासन देती और कई बार तो हफ्तों में नतीजा सामने आ जाता। इस तरह उन्होंने राजनीति में काम बोलता है वाली छवि बनानी शुरू कर दी। लेकिन चुनावी मैदान सिर्फ मेहनत से नहीं जीता जाता, वहां चालाकी और रणनीति भी चाहिए। मायावती ने इस खेल को बखूबी समझा। उन्होंने उम्मीदवारों का चयन करते वक्त सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं देखा, बल्कि उस उम्मीदवार की ईमानदारी और इलाके में पकड़ को भी तवज्जो दी। नतीजा यह हुआ कि कई जगह पर बीएसपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो पहले राजनीति में नहीं थे, लेकिन जनता में उनकी छवि साफ सुथरी थी। चुनाव प्रचार के दौरान एक किस्सा और मशहूर हुआ। एक जगह जब मायावती जनसभा कर रही थीं, तो कुछ लोग बीच में नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। मायावती ने माइक उठाकर कहा, नारेबाजी करने से पेट नहीं भरता, काम करने से भरता है। अगर आपको लगता है कि मेरा रास्ता गलत है तो चुनाव में हराना, लेकिन मंच पर गड़बड़ी करके आप जनता की बात दबा नहीं सकते। इस सख्ती ने विरोधियों को भी चुप करा दिया। धीरे धीरे चुनावी माहौल में बीएसपी का नाम गूंजने लगा। अखबार लिखने लगे, दलित राजनीति की नई पहचान मायावती। लेकिन असली चुनौती अब आने वाली थी। क्या जनता सिर्फ नारों और भीड़ से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी, या फिर राजनीति की पुरानी ताकतें उन्हें रास्ते से हटा देंगी? चुनावी नतीजों का दिन आ चुका था। सुबह से ही पार्टी दफ्तर में हलचल थी। टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल चल रहे थे, जिनमें किसी ने बीएसपी को बढ़त दी थी तो किसी ने पीछे दिखाया था। कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन तेज थी। मायावती हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद साफ झलक रही थी। सुबह 8 बजे से नतीजे आने शुरू हुए। शुरुआती रुझानों में बीएसपी कई सीटों पर आगे थी, लेकिन 2 घंटे में ही तस्वीर बदलने लगी। विरोधी दलों ने अप्रत्याशित बढ़त बना ली। माहौल में हल्की मायूसी फैल गई। कई जगह से खबरें आने लगीं कि आखिरी वक्त में कुछ सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया था। लेकिन मायावती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, यह चुनाव अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जीत हार से ज्यादा जरूरी है जनता का विश्वास बनाए रखना। उनके इस रवैये ने निराश चेहरों पर फिर से जोश भर दिया। दोपहर तक नतीजों ने साफ कर दिया कि बीएसपी बहुमत से दूर है, लेकिन मायावती के पास अभी भी एक बड़ा मौका था, गठबंधन की राजनीति। वो जानती थीं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिना गठबंधन के सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। इसी समय उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो विरोधियों को चौंका गए। उन्होंने उन दलों से संपर्क साधा जिनके साथ उनके रिश्ते पहले कभी अच्छे नहीं थे। कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस वक्त मायावती ने राजनीति की शतरंज को असली मायने में खेला। वो हर मीटिंग में यही कहती, हमारा मकसद सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की दिशा बदलना है। शाम तक यह खबर फैल गई कि मायावती सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हैं। विरोधियों में खलबली मच गई। कुछ नेता जो पहले बीएसपी के खिलाफ थे, अब उनके साथ बातचीत करने लगे। राजनीति के इस मोड़ पर मायावती ने अपनी एक खासियत साबित कर दी। वो मौके को पहचान कर उसे अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर हैं। लेकिन सत्ता की ये बाजी इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ मायावती गठबंधन की कोशिश कर रही थीं, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। विरोधी पार्टियां चाहती थीं कि किसी भी तरह बीएसपी सत्ता से दूर रहे। कुछ बड़े नेताओं ने तो यहां तक कह दिया, अगर मायावती मुख्यमंत्री बनी तो हमारे लिए राजनीति का गणित बदल जाएगा। इसी दौरान मायावती का एक बयान वायरल हो गया। उन्होंने कहा, कुर्सी आए या न आए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहती हूं कि उनका वोट बेकार नहीं गया। हमारी लड़ाई
उनके हक और इज्जत की है। इस बयान ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि आम जनता में भी मायावती के लिए सम्मान और बढ़ा दिया। आधी रात तक सत्ता की तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी। सबको लग रहा था कि सुबह का अखबार ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मायावती के करीबी जानते थे कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन राजनीति की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। लखनऊ में होटल्स और गेस्ट हाउस पॉलिटिकल मीटिंग्स के अड्डे बन चुके थे। मीडिया चैनल लगातार कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की ब्रेकिंग चला रहे थे। इसी बीच मायावती ने अपने बेहद करीबी नेताओं को बुलाकर एक बंद कमरे में मीटिंग बुलाई। बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों को सख्त हिदायत थी कि अंदर की कोई भी बात बाहर न जाए। मीटिंग में मायावती ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर कुछ दल सत्ता में साझेदारी चाहते हैं तो उन्हें बीएसपी की शर्तें माननी होंगी। उनकी पहली शर्त थी, जनता के लिए फ्री एजुकेशन और हेल्थ का रोड मैप तुरंत लागू होगा। दूसरी शर्त, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी। तीसरी, किसानों का कर्ज माफ होगा और गारंटीशुदा एमएसपी लागू होगी। ये शर्तें सुनकर उनके कुछ नेताओं को लगा कि गठबंधन मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मायावती ने कहा, अगर सत्ता में आकर जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए तो ऐसी कुर्सी का कोई मतलब नहीं। ये बयान उनके व्यक्तित्व की एक और खासियत दिखा रहा था, उनकी जिद और सिद्धांतों पर अडिग रहना। दूसरी तरफ विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ रही थी। एक एक विधायक को फोन कर मनाने का खेल शुरू हो चुका था। कई छोटे दलों के नेताओं के मोबाइल फोन लगातार बज रहे थे, कभी इधर से ऑफर, कभी उधर से। लेकिन मायावती का एक और कदम सभी को चौंका गया। उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक विरोधियों से भी मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि बीएसपी के नेतृत्व में सभी को सम्मान मिलेगा। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक खबर ने धमाका कर दिया, मायावती के 10 विधायक टूटने की कगार पर। यह सुनते ही बीएसपी दफ्तर में हलचल मच गई। लेकिन मायावती को जैसे पहले से अंदाजा था, उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद नेताओं को भेजकर इन विधायकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। राजनीति के इस पल को बाद में कई लोगों ने रिसोर्ट पॉलिटिक्स का सबसे स्मार्ट मूव कहा। शाम होते होते मायावती के पास 205 विधायकों का सपोर्ट जुटाने की खबर आई, जबकि बहुमत का आंकड़ा 202 था। पूरे लखनऊ में बस एक ही चर्चा थी, क्या हाथी फिर से सत्ता में लौटेगा। मीडिया के कैमरे बीएसपी ऑफिस के बाहर डेरा जमाए खड़े थे, लेकिन मायावती अब भी मीडिया से दूर चुपचाप रणनीति बना रही थीं। रात करीब 10 बजे एक अनौपचारिक मीटिंग में उन्होंने अपने नेताओं से कहा, हम जीत के करीब हैं, लेकिन असली जीत तब होगी जब हमारी सरकार जनता के दिल जीत ले। उनके इस बयान ने वहां मौजूद सभी का मनोबल दोगुना कर दिया। लेकिन इस खेल में एक और ट्विस्ट बाकी था। राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपने के ठीक पहले विपक्षी दलों ने अंतिम चाल चल दी। उन्होंने कुछ छोटे दलों के समर्थन वापस लेने की कोशिश की। अब सारी नजरें अगले दिन पर थीं, जब यह तय होना था कि मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर यह सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह का मौसम लखनऊ में हमेशा की तरह शांत था, लेकिन राजनीति का माहौल तूफानी। राज्यपाल के आवास के बाहर मीडिया, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम पहले से ही जमा था। हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता था जब यह तय होना था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। मायावती अपने काफिले के साथ बीएसपी ऑफिस से रवाना हुई। काले शीशों वाली गाड़ियों की लंबी कतार धीरे धीरे राज्यपाल भवन की ओर बढ़ रही थी। गाड़ियों के आगे पीछे पुलिस और सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड में थे। सोशल मीडिया पर नंढर हाथी की वापसी और मायावती सीएम ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका काफिला आधा रास्ता तय कर चुका था, खबर आई कि विपक्ष ने रात भर में 2 छोटे दलों को तोड़ लिया है। अब मायावती का आंकड़ा 205 से गिरकर 199 पर आ चुका था, यानी बहुमत से 3 कम। यह खबर पूरे मीडिया में ब्रेकिंग बनकर फैल गई। गाड़ी के अंदर मायावती चुप थीं,
लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। क्या इतने साल की मेहनत, इतनी रणनीति, इतनी रातों की नींद सब बेकार चली जाएगी? तभी उनके निजी सचिव ने बताया कि कुछ निर्दलीय विधायक मिलने को तैयार हैं, लेकिन वो गारंटी चाहते हैं कि उनके इलाके में विकास होगा। राज्यपाल भवन पहुंचने से ठीक पहले मायावती का काफिला एक होटल में रुका। वहां पहले से इंतजार कर रहे 4 निर्दलीय विधायक उनसे मिले। मायावती ने सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग में उन्हें यकीन दिला दिया कि बीएसपी की सरकार बनने पर उनके इलाके को प्राथमिकता दी जाएगी। बिना कोई वादा कागज पर लिखे, सिर्फ भरोसे के दम पर उन्होंने इन विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया। अब बीएसपी का आंकड़ा 203 हो चुका था, बहुमत से एक ज्यादा। यह मायावती की राजनीतिक कुशलता और वक्त पर सही चाल चलने की मिसाल थी। राज्यपाल भवन में प्रवेश करते हुए मायावती ने भीड़ की ओर सिर्फ एक बार देखा और हाथ उठाकर अभिवादन किया। राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपते वक्त उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक दृढ़ निश्चय। मीडिया ने सवाल पूछा, क्या आप अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जनता ने जो भरोसा दिया है उसे निभाने का समय आ गया है। शाम तक खबर फैल गई। राज्यपाल ने मायावती को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी समर्थकों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और हाथी फिर से आया के नारे लगे। लेकिन मायावती ने जश्न में कोई समय नहीं गंवाया। रात 11 बजे उन्होंने अपने नेताओं को बुलाकर पहली कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया। उनके शब्द अब भी वही थे, कुर्सी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, ताकत तब है जब जनता को लगता है कि उनकी सरकार है। इस तरह कई उतार चढ़ाव, साजिशों और मास्टर स्ट्रोक के बाद मायावती ने एक बार फिर अपने राजनीतिक सफर में ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां राजनीति की किताब में पढ़ेंगी। सुबह का सूरज लखनऊ की सड़कों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए भव्य मंच सज चुका था। चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी गर्माहट थी। वो गर्माहट जो लाखों समर्थकों के दिलों में उम्मीद का उजाला भर रही थी। मंच के सामने हजारों लोग खड़े थे, कुछ अपने हाथों में नीला झंडा थामे, कुछ मायावती की तस्वीर पकड़े और कुछ अपने बच्चों को कंधे पर बिठाए हुए, ताकि वो पल उनकी आंखों में कैद हो जाए। जैसे ही मायावती मंच पर पहुंची, भीड़ का शोर आसमान को चीरने लगा। बहन जी जिंदाबाद। शपथ लेने से ठीक पहले उन्होंने एक पल के लिए मंच से नीचे देखा। उनकी नजरें भीड़ में उन चेहरों को खोज रही थीं, जिन्होंने उनके सफर में भरोसा किया, जिन्होंने उनके साथ सपने देखे। उन्हें अपने बचपन की वो शाम याद आई, जब एक छोटे से घर में बैठी लड़की ने कहा था, मैं पढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी और मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगी। शपथ के शब्द उनके होठों से निकलते गए और हर शब्द के साथ एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी जिसमें सत्ता का मतलब जनता की सेवा है, न कि खुद की ताकत। शपथ के बाद मायावती ने भाषण शुरू किया। आवाज में दृढ़ता, शब्दों में विश्वास और अंदाज में वही सादगी। उन्होंने कहा, यह कुर्सी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उस हर किसान की है जो मेहनत करता है लेकिन हक नहीं पाता। यह कुर्सी उस हर महिला की है जो सपने देखती है लेकिन समाज उसे रोकता है। यह कुर्सी उस हर युवा की है जो पढ़ाई करके नौकरी चाहता है लेकिन अवसरों की कमी से निराश है। और यह कुर्सी उन करोड़ों लोगों की है जिनके लिए हाथी सिर्फ चुनाव का निशान नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक है। भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठी। मायावती ने मंच से उतरते हुए अपनी टीम की तरफ देखा और धीमे से कहा, अब काम शुरू करते हैं। उस दिन रात में जब पूरा शहर रोशनी में नहा रहा था, मायावती मुख्यमंत्री आवास के अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मेज पर खुली एक पुरानी डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के सबसे कठिन दिनों के नोट्स लिखे थे। आखिरी पन्ने पर उन्होंने एक लाइन लिखी, लड़ाई खत्म नहीं हुई,
बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है, पृष्ठभूमि में नीला झंडा हवा में लहरा रहा है और स्क्रीन पर एक पंक्ति उभरती है, कुछ जीतें सिर्फ वोटों से नहीं, विश्वास से होती हैं।